फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो अभी हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस कर रहे थे, माइंड मैप जो चार्ट है शॉर्ट में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया था? हमने एक डिस्कस किया था हमारा NHRC, दूसरा हमने डिस्कस किया था स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके बाद हमने UPSC डिस्कस कर लिया था और एक हमने CAG डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या करेंगे, एक हम कर लेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एक कर लेंगे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन और एक कर लेंगे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक तो ये लेसन होगा। दूसरा, इस लेसन के अलावा एक मैं अनाउंसमेंट करूँगा हमारे चैनल की तरफ से, जो कि होगा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपके एड्रेस पे आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। तो आपको एक आंसर राइटिंग के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो पहली हमारी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो बॉडी है ये किस टाइप की बॉडी है। तो दिस इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? बिकॉज इसका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसका मेंशन नहीं है तो कहाँ पे है? तो इसका जो एक्ट का मेंशन है वो है जो 21 आपका जो सेक्शन है किसका, NHRC एक्ट का। NHRC एक्ट जो 1993 का जो एक्ट है, तो वहाँ उसका मेंशन है। तो ये क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो ये काफ़ी, ये मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये सिर्फ मध्य प्रदेश का लिया है कि मध्य प्रदेश में कब बनी, तो 13 सितंबर 1995 को बनी। लगभग सभी स्टेट्स में ह्यूमन राइट कमीशन है। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे नहीं है। जो NHRC है वही यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के भी जो इश्यूज़ होते हैं उसको भी वही देखती है। ठीक, तो अब अगला आ जाते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल करें कि NHRC की कंपोजिशन कैसी थी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थी। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि 6 तो आपके कुल मिला के आपके 12 मेंबर्स थे। ठीक है, तो एक आपके चेयरमैन थे जो कि चीफ जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, फिर 2 आपके और जुडिशियल मेंबर थे, उसके अलावा 3 मेंबर थे जिनको ह्यूमन राइट का एक्सपीरियंस है, इसमें से एक फीमेल होनी चाहिए, तो ये 3 हो गए। इसी तरह से 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, तो 12 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपका स्टेट में होता है, एक चेयरमैन होता है और 2 दूसरे मेंबर होते हैं। अब चेयरमैन कौन होता है? जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, वो होता है चेयरमैन। दूसरा होते हैं जो आपके जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो होते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिनके पास 7 साल का तजुर्बा है। तीसरे होते हैं ऐसे बंदे जिनके पास ह्यूमन राइट्स एक्सपीरियंस हो, ह्यूमन राइट्स में काम करने का एक्सपीरियंस हो। तो ये 3 मेंबर हो गए। अब बात आती है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। अब गवर्नर अपॉइंट जब करते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से कर देते हैं? नहीं। जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो एक कमिटी एक होती है, वो जिसमें होते हैं आपके एक तो CM साहब होते हैं, दूसरे आपके जो स्टेट के होम मिनिस्टर होते हैं, फिर आपके जो विधानसभा होती है वहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो 4। NHRC में हमने देखे थे कि 6 लोग थे। ठीक है, तो आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। इतना हमने देख लिया। अब इनका टेन्योर क्या होता है? तो इनका टेन्योर होता है 3 साल या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये पहले ऐसा नहीं था। जब 2019 में अमेंडमेंट आया ह्यूमन राइट्स एक्ट में, तो तब ये चेंज हो गया। रीअपॉइंट हो सकते हैं बिल्कुल। भोपाल में जो मध्य प्रदेश का क्योंकि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है, जिसको प्रयावास भवन कहा जाता है। अच्छा, आप अगर इसको अगर खोल के देखेंगे, इसकी वेबसाइट देखेंगे, तो आप इनकी ईमेल आईडी देखिएगा, आपको कुछ एक अलग दिखेगा। जो अभी की ईमेल आईडीज़ में है और इनकी जो ईमेल आईडी है उसमें आपको एक डिफरेंट अलग दिखेगा। आप सोचेंगे कि यार ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वो बताइएगा आप कमेंट्स में आपको क्या दिखा है। अच्छा, जो पहले चेयरमैन थे हबीबुल्ला थे, हबीबुल्ला जी थे MP HRC में। और जो अभी जो चेयरमैन है वो कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। तो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हमने देख ली। अब जो अगली हमारी बॉडी है वो कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन, पहले तो ये बता दो कि ये इसका नेचर कैसा है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो थी ये शुरू में नहीं थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जिस तरह से हमारी इलेक्शन कमीशन है, नेशनल इलेक्शन कमीशन, तो वो तो पहले से थी, ये नहीं थी। ये जब हमारा अमेंडमेंट आया, कौन सा अमेंडमेंट आया? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको बनाया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में तो इसका जिक्र होगा। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो एक आपका है 243K। ये आर्टिकल कहता है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी, जिसको जो अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और ये जो बॉडी होगी ये पंचायत की इलेक्शन करवाएगी। तो पंचायत की इलेक्शन करवाएगी तो उसका सुपरिंटेंडेंस, उसका डायरेक्शन, उसका कंट्रोल सब किसके हाथ में होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक आर्टिकल है 243ZA।
तो 243ZA में ये लिखा हुआ है कि एक बॉडी होगी जो 243K में मेंशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वही बॉडी जो म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन होंगे, अर्बन बॉडीज़ में जो इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पे भी जो आपके इलेक्शन रोल्स बनाना, SDC सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल, तो वो भी कौन देखेगा? वो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगी। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो बात है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो दोनों आर्टिकल्स में कही गई है, के में भी और 243ZA में भी। ठीक है, तो आप कैसे भी याद रखना है रख लो, कज़ा बना लो, कज़ा, या जो भी AKZ बना लो, जो बनाना है बना लो। ठीक है, पर ध्यान रखना K फॉर पंचायत है और ZA इज़ म्यूनसिपैलिटी। ओके, अब जो मध्य प्रदेश की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी, तो ये कब बनी? 1 फरवरी 1994 को बनी। अच्छा, इसमें जो चेयरमैन मेंबर्स होते हैं, तो उसमें तो खैर एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं चीफ और 2 दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो इसमें ऐसा तो है नहीं, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। इनको अपॉइंट करते हैं कौन? तो इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इनके टेन्योर पे। तो ध्यान रखना, इनका जो टेन्योर होता है फिक्स नहीं होता। जो हम देखते हैं वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर, तो वो हमने फिक्स देखा था कि 6 साल और 65 ईयर्स, ये देखा था 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि गवर्नर जो होता है ना, नोटिफिकेशन से डिसाइड करता है। आप देखोगे कि जो अभी हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैं वहीं का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब बसंत प्रताप सिंह जो अभी जो हैं उनको अपॉइंट किया, तो एक नोटिफिकेशन आया था। तो आप उस नोटिफिकेशन को देखोगे, तो उस नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन होता है कि बसंत प्रताप सिंह को अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो उनकी एडवाइस पे वो पहले से बता देते हैं कि इनको इतने टाइम के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और बाद में अगर हटाना हो तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी रेंडमली उनको बिना किसी प्रोसेस के हटा दिया। तो उनको हटाने के लिए जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, मतलब कैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो विधानसभा में जो पूरा एक रिजोल्यूशन पास होगा, तो उस प्रोसेस से हटाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उनकी रिमूवल प्रोसेस है। और यहाँ पे जो आपके हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनकी रिमूवल प्रोसेस कैसी है? हाई कोर्ट के जज के समान है। इतना क्लियर हो गया? मैं मानता हूँ आपको। तो हेडक्वार्टर जो है हमारा मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन का, वो भोपाल में है, और पहले चेयरमैन थे NV लोहानी और अभी हैं बसंत प्रताप सिंह। तो इनके टाइम में अभी इलेक्शन होना बाकी है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसका मेंशन है 243K और 243ZA में। 1 फरवरी 1994 को ये बनी थी। अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, हटाया जाता है सेम एज जज ऑफ हाई कोर्ट, और टेन्योर भी गवर्नर डिसाइड करते हैं। हेडक्वार्टर भोपाल में है, पहले NV लोहानी थे, अभी करंट में बसंत प्रताप सिंह है। अगली जो हमारी बॉडी है वो है हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिन आर्टिकल्स में UPSC का मेंशन है, वही आर्टिकल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी डील के साथ भी डील करते हैं। पार्ट 14 में है, 315 से 323 आर्टिकल में। सारे आर्टिकल नहीं बताऊंगा। 323 जो आर्टिकल है वो रिपोर्ट से रिलेटेड है। 320 जो आर्टिकल है वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये 2 आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो हम एग्जांपल लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो आपको पता होगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो वहाँ पे जो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी, स्टेट प्रोविंशियस के लिए बनी, और एक जॉइंट भी बनी। तो पहले क्या था, 1956 से पहले मध्य भारत की और मध्य प्रदेश की, इन दोनों की एक पब्लिक सर्विस कमीशन होती थी। फिर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। तो वहाँ पे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसमें 1182 के तहत ये वाली जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी, जो मध्य भारत और मध्य प्रदेश के लिए थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया और एक नई कमीशन बनी, जिसका जो कौन से आर्टिकल के तहत बनी, मतलब बना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन उसको पार्लियामेंट जो विधानसभा बताता है ना, तो वो किस उसमें बताया, तो सेक्शन 1183 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बताया। ये वाला जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था? 27 अक्टूबर 1956 को आया था। कब आया था? 27 अक्टूबर 1956 को। और इसमें लिखा हुआ था कि एक इलेक्शन कमीशन बनेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगी जो मध्य प्रदेश के लिए। वो कब से एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी? 1 नवंबर
1956। ध्यान रखना वो जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 1 नवंबर 1956 से एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगी, वो नोटिफिकेशन आया था 27 अक्टूबर 1956 को। और हमारी जो मध्य प्रदेश की SPSC बनी, MPPSC, वो कब बनी? 1 नवंबर 1956 को बनी। नोटिफिकेशन आया 27 अक्टूबर 1956 को। ठीक है। अब जो है इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं। हटाना होता है तो प्रेसिडेंट हटाते हैं। ठीक है। हटाने का जो इनका ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कैसे हटाते हैं? अगर अगर वो बॉडी इन्फॉर्मिटी हो, बॉडी हो, माइंड हो, इस तरह से हो तो हटा देते हैं। अगर कोई मिसकंडक्ट की कंप्लेन आती है, अगर कोई मिसकंडक्ट की कंप्लेन आती है तो पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है। अगर वो सही पाई जाती है तो फिर हटा दिया जाता है। ध्यान रखना, UPSC में भी प्रेसिडेंट यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। CAG में और आपके जो इलेक्शन कमीशन में पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG और आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब में जो प्रोसेस है वो सेम फॉलो होती है। जो SPSC है और UPSC में जो हटाया जाता है मेंबर्स को, उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है। क्लियर है बात? अब जो इनके मेंबर्स होते हैं तो ध्यान रखना, मेंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 चेयरमैन और 3 मेंबर। तो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि ये डिसाइड कौन करता है। तो ये जो डिसाइड करते हैं आपके जो गवर्नर है वही डिसाइड करते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा नहीं है। इनका जो टेन्योर होता है उसके बारे में लिखा हुआ है 6 साल और 62 ईयर्स, जो पहले हो जाए, मतलब उनका टेन्योर हो जाए या उनकी एज पहले हो जाए, इस तरह से। इनको जो ये जो SPSC के चेयरमैन होते हैं, अब ये उस SPSC में काम नहीं कर सकते, ये अब UPSC में जा सकते हैं। ठीक है। और अगर मान के चलो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है, बट फिर से वो उसी पोस्ट पे नहीं बैठेगा। इंदौर में हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। पहले चेयरमैन DV रह गए थे। अभी के जो करंट चेयरमैन है वो भास्कर चौबे हैं। सॉरी, भास्कर चौबे चेयरमैन थे। अभी एक्टिंग चेयरमैन है राजेश लाल मेहरा, तो ही इज़ एक्टिंग चेयरमैन। ठीक है। तो भास्कर चौबे जी तो आपके UPSC से भी रिलेटेड है। ओके। तो ये हमारा क्या था? SPSC। तो हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखी। एक CAG मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। एक क्वेश्चन है जो अभी एक एग्ज़ाम में MPPSC में पूछा गया था, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लेना समझा। तो देखो ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब CAG आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन सेट कैसे होते हैं। क्वेश्चन सेट फ्रेंड्स कैसे होते हैं? जो एग्जामिनर होता है उसको कहा जाता है क्वेश्चन सेट करने के लिए। तो वो पहले तो क्वेश्चन सेट करता है, उसके बाद उसको एक ऑथेंटिक प्रूफ लगाना होता है। ध्यान रखना, ऑथेंटिक प्रूफ का मतलब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया कुछ डॉक्यूमेंट हो, या कोई स्क्रीनशॉट वहीं पे कुछ वेबसाइट पे लिखा हो, वो होता है। या फिर NCERT बुक्स, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनकी बुक्स। जैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन अगर लक्ष्मीकांत इसका सोर्स हम मान लें तो ये नहीं होगा। एग्जामिनर कभी भी लक्ष्मीकांत या ऐसी कोई बुक को सोर्स नहीं ले सकता। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा, ये उन्होंने सीधे सीधे कहाँ से पूछा? जो CAG के जो रूल्स आए थे 1971, उसमें से सीधे सीधे पूछा। पहले स्टेटमेंट में कहा है, 1 सेकेंड, कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स विच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी खर्चा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कोई पैसा आता है वहाँ से या खर्चा होता है, दोनों, तो उसको वो CAG ऑडिट कर सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट, ये रूल्स में पहला जो इनका पॉइंट है उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शॉल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स और स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। तो कोई भी डिपार्टमेंट का वो ऑडिट कर सकता है CAG। ये पॉइंट वर्बेटिम, मतलब शब्द के एक एक वर्ड, जो 17th पॉइंट है इन रूल्स का, वहाँ से लिया है ये क्वेश्चन, तो एग्जैक्टली ट्रू है। अब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्यों हुई? मुझे भी प्रॉब्लम हुई, मैंने भी इसको जब अटेम्प्ट किया तो मैं भी सही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। रीज़न उसका ये था, पहली बात, कि जहाँ पे ये इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स, तो ये ऑल लिखा हुआ था। आपने देखा होगा जब रफेल डील हुई थी तो न्यूज़ में काफ़ी था कि CAG डिफेंस के जो अकाउंट होते हैं उनको ऑडिट नहीं कर पाता। तो वो चीज़ जो दिमाग में थी, तो उस कारण से काफ़ी टीचर्स ने, काफ़ी स्टूडेंट ने ये दोनों स्टेटमेंट्स को गलत माना कि CAG जो है डिफेंस के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड, डिफेंस के अकाउंट्स को भी CAG ऑडिट कर सकता है। ये बात सही है कि वो उसमें लिमिटेशन है, क्योंकि होता क्या है कि जब CAG डिफेंस के अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो वहाँ पे एक डिफेंस का जो डिपार्टमेंट होता है, एक, वो जो CAG को डाटा देता है उसको वो मानना पड़ता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो सारे डिपार्टमेंट को ऑडिट करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब जो हमारी अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट ही आपको मैं ये बता रहा था कि अब हम सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे।
तो उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 2019 में MPPSC की जो मेंस की एग्ज़ामिनेशन हुई थी, वहाँ पे आपको वेबसाइट से पेपर मिल जाएगा, आप उस पेपर को लीजिए। और जो पॉलिटी का पेपर था, उस पूरे पेपर को आप सॉल्व करके हमको PDF भेजिए। मैं नंबर आपको बता रहा हूँ किस नंबर पे आपको भेजना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। तो आपको जो एंट्रीज जो हम लेंगे वो हम लेंगे 15 अगस्त तक, तो तब तक आप एंट्री भेजें। और इस एंट्रीज़ में जो हम बेस्ट एंट्री होगी तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और उसी पे हम एक वीडियो सोल्यूशन बनाएंगे, आपका नाम बकायदा उसमें आएगा, और आपको प्राइज़ मिलेंगे। प्राइज़ आपको क्या मिलेगा, एक पेन दिया जाएगा जिसकी कीमत अराउंड 50 रुपीज़ होगी। यूनिवर्ल जो कंपनी है, जो कि काफ़ी बच्चे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं, वो पेन दिया जाएगा। उसके साथ में आपको उसी की जो 3 या 4 रिफिल्स होंगी वो दी जाएंगी, वो आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेजी जाएंगी। तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे आप जो पॉलिटी 2019 का मेंस का पेपर है पूरा, वर्ड लिमिट को ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट बराबर बनाइएगा। आप इस नंबर पे PDF बना के, प्रॉपर PDF होगी तो ही हम उसको चेक करेंगे, बना के आप उसको हमको भेज दें। और अपना उस PDF पे आप PDF पे ना लिखें, नंबर जो आप भेजेंगे वहाँ पे आपका जो एड्रेस ज़रूर भेज दें हमको, ठीक है, आपका नाम और एड्रेस। तो अब अगर आपकी वो एंट्री सिलेक्ट होगी तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी रिस्पॉन्स मिलेंगे हमको, तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।